Assalamualaikum viewers, the topic of our today's video is order 47 and the title of order is review. तो रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट वीडियो है मेरा था ऑर्डर 46 पे रेफरेंस पे, तो वो आपको जो मैंने वहाँ पर भी डिफरेंस बताया था कि रेफरेंस और रिव्यू में क्या डिफरेंस है, तो वो आपको दोबारा जो है मैं आप एक बार रिपीट करती चलूँ कि रेफरेंस में हमेशा कोर्ट्स जाती हैं हाई कोर्ट में, ठीक है, और रिव्यू में हमेशा पार्टीज जाती हैं और उसी कोर्ट में ही केस को रिव्यू में भेजती हैं जिस कोर्ट ने डिक्री दी होती है केस पे या फिर कोई ऑर्डर दिया होता है। तो रिव्यू की अब मीनिंग क्या है, वो टर्म रिव्यू की के जैसे REVIEW, व्यू का मतलब क्या होता है, जब हम कोई पिक्चर व्यू करते हैं जैसे देखना, ठीक है, अगर वर्ड लग जाता है किसी भी वर्ड दूसरे वर्ड के साथ, तो यानी कि दोबारा, ठीक है, तो रिव्यू में क्या होता है कि केस को दोबारा देखा जा रहा है। आप इस तरह से जो है रिव्यू की मीनिंग से जो है आप ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है याद रख सकते हैं माइंड में। तो आइए चलते हैं इसके रिलेवेंट सेक्शन 1144 की तरफ। तो इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है, सब्जेक्ट इज अफर्ट सेड एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ अग्रीव्ड। रिव्यू में कोई भी पार्टी तब भी जाएगी जब वो अपने आप को क्या कंसीडर कर रही है, क्या समझ रही है कि वो अग्रीव्ड है। अग्रीव्ड कब फील करती है कोई भी पार्टी अपने आप को, जब उसको लगता है कि जो ऑर्डर या कोई डिक्री उसके केस में आई है वो उसके हक में नहीं आई है या सही नहीं आई है और पार्टी उस ऑर्डर या डिक्री से सेटिस्फाइड नहीं है, या उसको लगता है कि कोर्ट ने उसके साथ जस्टिस नहीं किया। तो क्लॉज 1 क्या कहता है, बाय ए डिक्री और ऑर्डर विच एन अपील इज़ अलाउड बाय दिस कोर्ट। ऐसी कोई डिक्री या ऑर्डर है जिसकी अपील तो इस कोर्ट से अलो है, इजाज़त है कि आप जो है उस केस की अपील में जा सकते हैं, लेकिन बट फ्रॉम विच नो अपील हैज़ बीन प्रीफर्ड, लेकिन कोर्ट जो है आपको प्रीफर नहीं कर रही कि आप अपील में जाएं, बल्कि आपको ये प्रीफर करिए कि आप रिव्यू में भी आ सकते हैं। क्लोज बी, बाय अ डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज़ अलाउड बाय दिस कोर्ट, या फिर डिक्री या ऑर्डर ऐसा है जिसकी कोई अपील नहीं है। अब जाहिर सी बात है अगर अपील ही नहीं है तो यानी कि अगर आप उस डिक्री या ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके लिए एक एक्सेप्शन यहाँ पे आपको कोर्ट देता है कि जिस केस की कोई अपील नहीं है तो आप उसके रिव्यू में जाकर केस को जो है दोबारा अपनी जो है हिसाब से उसकी डिक्री ले सकते हैं। क्लोज सी, बाय डिसीजन ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़। अभी जो स्मॉल कॉजेज़, स्मॉल मतलब जो छोटे मैटर्स होते हैं उनकी जो उन कोर्ट्स में जो केसेस चलते हैं उनकी अपील नहीं होती, तो ठीक है, अब वहाँ से स्मॉल कॉज के कोर्ट से आपको कोई ऐसा डिक्री या ऑर्डर आए जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप इन कोर्ट्स में भी क्या होता है केसेस जो है रिव्यू में जाता है। मे अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ जजमेंट टू द कोर्ट, जो जजमेंट दी है स्मॉल कॉजेज़ के केस पे उसके आप क्या जाएंगे, जजमेंट के रिव्यू में जाएंगे, विच पास द डिक्री और मेड द ऑर्डर एंड द कोर्ट में मेक सच ऑर्डर देयर इन एज इट थिंग्स फिट। और उसके बाद जो है जब आप रिव्यू में लेके जाएंगे तो फिर कोर्ट को जो सही लगेगा वो अपना डिसीजन देगी। नाउ सबसेक्शन 2, नथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 शेल अप्लाई टू अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और एनी ऑर्डर मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन रिव्यू में जो सब सेक्शन 1 में जो बताया गया है आप उन कंडीशंस में जो है केसेस को जो है रिव्यू में लेके जा सकते हैं, जबकि सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई ऐसी जजमेंट आई है तो आप जो है रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ रिव्यू में नहीं जा सकते। अब ये जो चीज़ें हमने इसके रिलेवेंट सेक्शन 114 में पढ़ी हैं वही जो है रिपीट होने जा रही हैं इसके ऑर्डर में भी। बेयर एक्ट से हम इसको पढ़ेंगे। तो रूल 1 क्या कहता है, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ जजमेंट, यानी कि आप जब भी रिव्यू के लिए कोई केस लेके जा रहे हैं तो उसकी क्या आप देंगे, एप्लीकेशन देंगे। हमेशा याद रखें कि क्या आप देंगे रिव्यू की, पहले आप उसकी एप्लीकेशन देंगे। तो सब रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 का, एनी पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ अग्रीव्ड, वही बात आ गई, कोई भी बंदा अपने आप को अगर कंसिडर कर रहा है कि वो अग्रीव्ड है किससे, क्लोज ए, बाय ए डिक्री और ऑर्डर फ्रॉम विच एन अपील इज़ अलाउड बट फ्रॉम विच नो अपील हैज़ बीन प्रीफर्ड। ऐसी कोई डिक्री या ऑर्डर है जिसकी अपील तो है लेकिन आपको प्रीफर नहीं किया जा रहा है कि आप इसकी अपील में जाए। क्लोज बी, क्लोज बी, बाय ए डिक्री ऑर्डर फ्रॉम विच नो अपील इज़ अलाउड, या फिर ऐसी डिक्री है या ऐसा ऑर्डर है जिसकी कोई अपील ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप जो है
रिव्यू में जाएंगे। सी, बाय अ डिसीजन ऑन अ रेफरेंस फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, या फिर ऐसा कोई डिसीजन है स्मॉल कॉजेज़ की तरफ से, स्मॉल कॉज वाली कोर्ट से, तो आप उसकी भी डिसीजन के रिव्यू में जाएंगे। एंड ये 3 कंडीशंस हो गई, ठीक है। अब बाकी की कंडीशन यहाँ पैराग्राफ में लिखी गई। एंड हु फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर और एविडेंस, ठीक है। अगर कोई डिस्कवरी यानी कि आपको मिलते हैं पार्टी को न्यू, नए एविडेंस मिलते हैं, कोई नए सबूत मिल रहे हैं, या फिर आपको केस के अंदर एक और नया मैटर आपके सामने आ गया है, तो क्या करेंगे, विच आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, आपने तो केस को, डिलिजेंस का मतलब होता है तवज्जो से, पूरे आपने जो है पूरे ऑल एफर्ट्स लगा के केस चलाया, लेकिन आपसे जो है फिर भी कुछ जो है एविडेंस रह गए थे, या फिर कुछ मैटर्स जो है आप रेज नहीं कर सके, तो फिर आप उस कंडीशन में भी जो है रिव्यू में आप अपना केस लेके जाएंगे। वॉज नॉट विद इन हिज नॉलेज और कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय हिम एट द टाइम व्हेन द डिक्री वॉज पास्ड और ऑर्डर मेड। ये जो न्यू एविडेंसेस है और जो न्यू मैटर आपने रेज़ किया है, आप उस वक्त रेज़ करने की कंडीशन में नहीं थे, या नहीं कर पाए, या फिर आपकी नॉलेज में ही नहीं थी वो चीज़ें जब डिक्री पास हो रही थी, ठीक है। और ऑन अकाउंट ऑफ सम मिस्टेक, या फिर कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है केस में, और एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। अब क्या है, रिकॉर्ड में जो है कोई मिस्टेक कर दी गई है, आपकी तरफ से नहीं हुई, लेकिन जो है रिकॉर्ड जो जज के सामने वकील ने, आपके लॉयर ने पेश किया था, उसमें कोई मिस्टेक हो गई है, तो तब भी आप जो है अपना केस रिव्यू में लेके जा सकते हैं। और फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीज़न, अब यहाँ पे जो वर्ड रीज़न मतलब वजह, ठीक है। सफिशिएंट रीज़न वो होता है जिस रीज़न से कोर्ट क्या हो, सेटिस्फाइड हो। तो अगर आप कोर्ट को कोई ऐसे सफिशिएंट रीज़न देते हैं कि मैं केस के रिव्यू में जाता हूँ और कोर्ट आपके उस रीज़न से सेटिस्फाइड हो जाती है, तो तब भी आप जो है अपना केस रिव्यू में चला सकते हैं। डिज़ायर्स टू ऑब्टेन review of the decree passed or order made against him may apply for a review of judgment to the court which passed the decree or made the order। तो आप उसी कोर्ट में रिव्यू में अपना केस चलाएंगे जिस कोर्ट ने जो है आपके उस केस पे डिक्री या फिर ऑर्डर दिया था। अब इसका सब रूल 2 क्या कहता है, अ पार्टी हु इज़ नॉट अपीलिंग फ्रॉम अ डिक्री, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ पार्टीज़ क्या करती हैं कि अपील को अवॉइड करती हैं। लाइक मेरा एक केस है, ठीक है, अब उसमें जो है मुझे अपील अलो है, लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं जो है अवॉइड करना चाह रही हूँ कि नहीं, अपील में नहीं जाती, मैं अपने केस को रिव्यू में ही लेके जाती, उसी कोर्ट में मेरा काम हो जाए तो ये मेरे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। और ऑर्डर मैं अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ जजमेंट, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसी कोर्ट में रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पे, नॉट विद स्टैंडिंग द पेंडेंसी ऑफ एन अपील बाय सम अदर पार्टी। लेकिन शर्त ये है कि ऐसे नहीं कि जिस केस, जो मेरा केस है उसकी अपील अलो है, अब मैं तो अपील में नहीं जाना चाह रही, मैंने रिव्यू की एप्लीकेशन देनी है, लेकिन क्या है, मेरी जो अपोजिट पार्टी है, जो डिफेंडेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं केस की प्लेंटिफ हूँ, तो डिफेंडेंट क्या है, वो ऑलरेडी जो है अपील में जा चुका है। अब अपील की एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग में है और मैं इधर जो है रिव्यू में जा रही हूँ, तो फिर यहाँ पे मैं रिव्यू में नहीं जा सकूँगी। फिर मुझे क्या करना होगा, मैं जो है एज ए रिस्पोंडेंट वहाँ पे जो मेरे अपोजिट पार्टी है, ठीक है, डिफेंडेंट है, अगर वो अपील में गया है अपीलेंट होके, तो फिर मैं वहाँ रेस्पोंडेंट होके जाऊँगी। लेकिन उस वहाँ पर भी एक और कंडीशन है, आइए चलते हैं पढ़ते हैं इसको। by some other party except where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant। क्या है, अपोजिट पार्टी, मेरी वाली जो अपोजिट पार्टी, वो जिस अपील में गई है वो भी उसी कॉमन ग्राउंड पे ही गई है जिस ग्राउंड पे मैं रिव्यू में जाने वाली थी, यानी कि उसकी अपील का ग्राउंड और मेरी जो रिव्यू का जो ग्राउंड था दोनों सेम है, कॉमन है। तो इस शर्त पे जो है फिर मैं जो है रिव्यू, यहाँ पे रिव्यू की मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी कोर्ट, बल्कि मैं एज अ रिस्पोंडेंट होकर उस अपील में अपीयर होंगी अपीलेंट कोर्ट में। एंड व्हेन बीइंग रिस्पोंडेंट ही कैन प्रेजेंट टू द अपीलेंट कोर्ट द केस ऑन विच ही अप्लाइज फॉर द रिव्यू। ठीक है, अब आते हैं रूल 2 की तरफ। टू होम एप्लीकेशन फॉर रिव्यू में बी मेड, आप रिव्यू की जो एप्लीकेशन है किसको देंगे, ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि उसी कोर्ट में ही देंगे, और ये आपको रूल 1 में भी क्लियर कर दिया गया। एंड एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, आप रिव्यू में या तो डिक्री की रिव्यू में जा रहे हैं या तो ऑर्डर की रिव्यू में जा रहे हैं, फॉर कोर्ट नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट upon some ground other than the discovery of such new and important matter or evidence as is referred to in rule 1।
रूल 1 के अलावा अगर कोई दूसरे न्यू एविडेंस या फिर मैटर है, आप तभी जो है हाई कोर्ट में जाएंगे, अदरवाइज आप क्या रिव्यू में ही अपना केस चलाएंगे, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट मैटर्स और एविडेंस एज रिफर्ड इन रूल 1 और द एग्जिस्टेंस ऑफ द क्लियरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द डिक्री। तो आप क्या, अगर ऐसी कोई मिस्टेक हो गई है डिक्री में, ठीक है, या फिर कोई भी यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है एरोनियस, यानी कि, या फिर अर्थमेटिकल मिस्टेक कौन सी होती है, जैसे वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या फिर आपने कोई वैल्यू थी, ठीक है, तो वो आपने वहाँ पे जो है बाय मिस्टेक गलत लिख दी गई है, तो ये होती है अर्थमेटिकल मिस्टेक। और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द शैल बी मेड ओनली टू द जज, तो इस कंडीशन में सिर्फ उसी जज के पास आप रिव्यू में जाएंगे, ओनली टू द जज हु पास द डिक्री, जिसने केस की डिक्री या ऑर्डर पास किया और मेड द ऑर्डर सॉट टू बी रिव्यूड। बट सच एप्लीकेशन में इफ द जज हु पास द डिक्री और मेड द ऑर्डर इज ऑर्डर नोटिस टू इशू अंडर रूल 4 सब रूल 2 प्रोविजो ए बी डिस्पोज ऑफ बाय हिज सक्सेसर। लेकिन आप जो भी एप्लीकेशन रिव्यू के लिए जज को देंगे तो वो जज आपकी एप्लीकेशन तभी एक्सेप्ट करेगा जब रूल 4, आगे इसका मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, रूल 4 सब रूल 2 प्रोविजो ए के मुताबिक अगर वो कंडीशन जज पूरी करता है फिर ही आपकी जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा। अब ये क्या कहता है इसका क्लॉज एक, अच्छा अब होता क्या है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि रूल 4 सब रूल 2 प्रोविज़ो ए को फॉलो करते हुए ही जो जज है जिसको आपने रिव्यू की एप्लीकेशन मूव की है फिर ही वो आपका जो केस है रिव्यू में चलाएगा। अब ये क्या कहता है, रूल 4 में पढ़ते हैं प्रोविज़ो ए, नो सच एप्लीकेशन शैल बी ग्रांटेड, तब तक आपकी एप्लीकेशन जज एक्सेप्ट नहीं करता, ग्रांट नहीं करता, विदाउट प्रीवियस नोटिस टू दी अपोजिट पार्टी, जो आपकी अपोजिट पार्टी है केस की उसको जब तक नोटिस नहीं कराएगी कि रिव्यू की एप्लीकेशन आई है, टू इनेबल हिम टू अपेयर एंड बी हेयर्ड इन सपोर्ट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर अ रिव्यू ऑफ विच इज़ अप्लाइड फॉर। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब भी आप रिव्यू की एप्लीकेशन भेजते हैं तो जो कोर्ट है तब तक आपका जो है केस रिव्यू में नहीं चला सकते, उसके लिए पॉसिबल नहीं होता जब तक वो अपोजिट पार्टी को, यहाँ पे जो है उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया सक्सेसर, ठीक है, उसको जो है नोटिस नहीं भेज देती, फिर ही जो है केस आपका रिव्यू में चलेगा, फिर आपका जो है केस दोबारा जो है कोर्ट देखेगी। नाउ कम टू द रूल 3 ऑफ ऑर्डर 47 फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। ठीक है, अब ये जो क्या तरीक़ेकार होना चाहिए जो एप्लीकेशन आप रिव्यू की भेज रहे हैं, द प्रोविजंस एज टू फॉर्म ऑफ प्रिफरिंग अपील्स शैल अप्लाई म्यूटेंडिस टू एप्लीकेशन फॉर रिव्यू। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ जो आपने जो पहले जो है आपने केस की जो प्लेंट आपने पेश की थी या फिर एप्लीकेशन उसी तरीके से ही आप जो है वही फैक्ट्स आप लिखेंगे उस एप्लीकेशन में, सिवाय उसमें जो है थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे जो आप जिस भी रीज़न पे जो है आपने रिव्यू की एप्लीकेशन दी है, चाहे फिर आपने कोई न्यू फैक्ट्स डिस्कवर कर लिए हैं या एविडेंसेस हैं या फिर कोई मिस्टेक है केस में, ठीक है, उसको हाईलाइट करते हुए जो है आप अपनी एप्लीकेशन रिव्यू की मूव करेंगे। नाउ कम टू वर्ड्स रूल नंबर 4, एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड। एप्लीकेशन किस कंडीशन में जो है रिव्यू की रिजेक्ट की जाती है। सो वेरी इजी कॉन्सेप्ट, सब रूल 1 क्या कहता है इसका, वेयर इट अपेयर्स टू द कोर्ट, जहाँ कोर्ट को लगता है दैट देयर इज़ नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर अ रिव्यू। ठीक है, क्या जो ग्राउंड हमारे पास आए हैं, जो हमारे रूल 1 में आपको ग्राउंड्स 5 कंडीशंस आई थिंक बताई गई हैं, उसके हिसाब से कोई एप्लीकेशन में ग्राउंड नहीं है तो इट शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन, तो आपकी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी। तो हमेशा याद रखें जब भी कोई पार्टी रिव्यू में जा रही है तो वो उन ग्राउंड्स को मस्ट फॉलो करे, अदरवाइज सफिशिएंट ग्राउंड के बगैर जो है आपकी जो है एप्लीकेशन या फिर जो पार्टी जा रही है उसकी जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। सब रूल 2, एप्लीकेशन वेयर ग्रांटेड। अब एप्लीकेशन कब ग्रांट की जाती है, वेयर द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शुड बी ग्रांटेड इट शुड ग्रांट द सेम प्रोवाइडेड दैट। ठीक है, अब जहाँ ग्राउंड सफिशिएंट है, ठीक है, ग्राउंड्स को फॉलो किया गया है, जो रूल 1 में थे उनको भी फॉलो किया है, आपने सेम जज के सामने भी एप्लीकेशन मूव की है, लेकिन वो तब तक आपकी जो है कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक क्या नहीं कर लेती कोर्ट, रिपीट करते हैं प्रोविजो ए को, नो सच एप्लीकेशन शैल बी ग्रांटेड विदाउट प्रीवियस नोटिस टू द अपोजिट पार्टी टू इनेबल हिम टू अपीयर
एंड बी हेयर्ड इन सपोर्ट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर रिव्यू विच इज़ अप्लाइड। और तो जब तक जो है रिव्यू की एप्लीकेशन लेने के बाद कोर्ट जो है आपकी अपोजिट पार्टी सक्सेसर को जो है इत्तला नहीं कर देती, नोटिस नहीं भेज देती कि अब जो है आपका जो केस है रिव्यू में चलेगा और आपको कोर्ट में अपीयर होना है। क्लोज बी क्या कहता है, दूसरी कंडीशन क्या है, नो सच एप्लीकेशन शैल बी ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू मैटर्स और एविडेंसेस विच द एप्लीकेंट एलिजेस वाज नॉट विद इन हिज नॉलेज और कुड नॉट बी एड्यूस्ड बाय हिम व्हेन द डिक्री और ऑर्डर वाज पास्ड और मेड विदाउट स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ सच एलिगेशन। अब क्या है, रिव्यू की एप्लीकेशन में क्या किया है, पार्टी ने जो है ये कहा है कि मैं जो है न्यू एविडेंसेस, न्यू सबूत, नए सबूत लेके आया हूँ कि अब जो है मेरा केस रिव्यू में चला। लेकिन क्या है, उसी पार्टी ने जब केस पहले चला था तो जो एविडेंस वो लेके आई थी या फिर जो न्यू मैटर उसने रेस किए थे उसकी ही उस टाइम पे उसको नॉलेज नहीं थी या प्रूफ नहीं कर पाई थी। अब वो दोबारा न्यू जो है एविडेंस लेके आएगी तो कोर्ट यहाँ पे अपना टाइम तो ज़ाया नहीं करेगी ऐसे बंदे को दोबारा सुन के, तो उस पर क्या करेगी, उसको कहेगी कि आप स्ट्रिक्ट जो है हमें प्रूफ्स दें, ठीक है, सबूत दें, फिर ही जो है हम आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू में चलाएंगे, अदरवाइज़ आपका केस रिव्यू में नहीं चलेगा। तो ये है इसका सेकंड ग्राउंड। अब आते हैं रूल 5 की तरफ, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इन कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर जजेस। अब ऐसी कोर्ट है जहाँ एक या एक से ज़्यादा जजेस बैठे हुए और वहाँ आपने जो है रिव्यू की एप्लीकेशन मूव की है, यानी कि आपका केस पहले ऐसी कोर्ट में चला है जहाँ एक या एक से ज़्यादा जजेस बैठे हैं, ठीक है, वेयर द जज और जजेस or any one of the judge who passed the decree or made the order a review of which is applied। अब क्या है, किसी एक या एक से ज़्यादा जजेस ने जो है आपके किसी केस पे जो ऑर्डर या रिव्यू, ओके, तो आइए चलते हैं रूल 5 की तरफ, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इन कोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर जजेस। आपका केस किसी ऐसी कोर्ट में चला है जहां एक या एक से ज़्यादा जजेस की सिटिंग थी, ठीक है। अब आप वहीं पर जो है रिव्यू की एप्लीकेशन मूव करें। अब देखिए क्या कंडीशन होगी, वेयर द जज और जजेस और एनी वन ऑफ द जज हु पास द डिक्री और मेड द ऑर्डर। जिस जजेस ने या किसी एक जज ने आपके केस पे जो डिक्री या ऑर्डर दी और आप उसके रिव्यू में गए हैं, अ रिव्यू ऑफ विच इज़ अप्लाइड for continues or continue attached to the court at the time when the application for review is presented, ठीक है। अब उन्हीं जजेस ने, जिन जजेस ने आपके केस पे ऑर्डर या डिक्री दी है, आपने अपने आप को अग्रीव्ड समझा और उन्हीं जजेस के पास जो है आपने रिव्यू की एप्लीकेशन मूव की, ठीक है, एंड इज नॉट प्रिक्लेटेड बाय एब्सेंस और अदर कॉज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months नेक्स्ट आफ्टर द एप्लीकेशन फ्रॉम कंसिडरिंग द डिक्री और ऑर्डर। अब क्या है कि आपने जो एप्लीकेशन मूव की है, ठीक है, एप्लीकेशन मूव कर दी पार्टी ने जो है रिव्यू की, ठीक है, तो अब क्या है 6 month तक या फिर 6 month के अंदर जजेस जो है या तो एब्सेंट हो रहे हैं या फिर कोई भी रीज़न है आपकी जो एप्लीकेशन पे वर्क नहीं हो रहा और अभी तक जो है जजेस को ये जो है आर्डर नहीं दिया गया कि आप जो है ये वाली जो आपके पास एप्लीकेशन है, क्योंकि आप 6 month तक आपने जो है इस रिव्यू वाली एप्लीकेशन को जो एग्जीक्यूट नहीं करवाया है, तो आप जो है ये एप्लीकेशन वाला काम किसी और जज को दे, तब तक वो 6 month तक 6 month तक वो एप्लीकेशन उन्हीं के ही हाथ में रहेगी जिनको आपने मूव की है। सच जज और जजेस और एनी ऑफ देम शैल हेयर द एप्लीकेशन। तो 6 month भी अगर हो जाते हैं तो अब वही जजेस ही आपकी एप्लीकेशन पर काम करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। एंड नो अदर जज और जजेस ऑफ द कोर्ट शैल हेयर द सेम, ठीक है। अगर 6 month के बाद भी अगर वो उन जजेस का कोई ना कोई रीज़न है आपकी जो है रिव्यू वाली एप्लीकेशन पे वर्क नहीं कर रहे, तो फिर जो है उनको ऑर्डर ये आ सकता है कि जो है आप जो है ये एप्लीकेशन दूसरे जज को जो है हैंड ओवर कर दें। नाउ रूल 6, एप्लीकेशन वे आर रिजेक्टेड। अब एप्लीकेशन जहाँ रिजेक्ट हो जाती है, सब रूल 1 क्या कहता है रूल 6 का, वेयर द एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू इज़ हेयर्ड बाय मोर देन 1 जजेस एंड द कोर्ट इज़ इक्वली डिवाइडेड, द एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड। अब क्या है कि एक नहीं है जज कोर्ट का, ठीक है, 2 हैं या फिर 4 हैं या 6 हैं, फॉर एग्जांपल 2 हैं, ठीक है। अब चलो 4 कंसीडर हम कर लेते हैं कि 4 जजेस हैं, 2 कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल रिव्यू की जो एप्लीकेशन इसको रिजेक्ट करना चाहिए और 2 ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जहाँ इक्वली डिवाइड है, ठीक है,
50-50 आ रहा है, मतलब दो जजेस सेम जो है नंबरिंग के कह रहे हैं कि अब इस एप्लीकेशन में ये डिसीजन आना चाहिए, दो जो है वो कुछ और जो है डिसीजन दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपकी जो एप्लीकेशन होगी रिव्यू की वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, जहाँ इक्वली डिवाइड है कोर्ट, ठीक है। जबकि इसका सब रूल 2 क्या कहता है, वेयर देयर इज अ मेजोरिटी द डिसीजन शैल बी अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द जजेस। अब क्या है, उसी एग्जाम्पल को हम रिपीट करते हैं, 4 जजेस हैं, ठीक है, 3 एक फैसला कर रहे हैं रिव्यू वाली एप्लीकेशन पे और एक कुछ कह रहा है। तो यहाँ पे डिसीजन किसका माना जाएगा, मेजोरिटी का। मेजोरिटी मतलब जो अक्सरियत में है, ठीक है। अब पढ़ते हैं 7, ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन नॉट अपीलेबल। अब कहाँ ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन नॉट अपीलेबल, अब क्या है, रिव्यू की जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो उस पर जो है कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये हम रिजेक्ट करते हैं आपकी एप्लीकेशन। अब उस कंडीशन में क्या है कि अगर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी जो है रिजेक्ट होकर आई है तो उसकी कोई अपील नहीं है। लेकिन किस कंडीशन में जो है इस रूल में आपको बताएंगे कि किस कंडीशन में आप जो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होकर आई है आप उसकी अपील में जा सकते हैं। इसका सब रूल 1 क्या कहता है, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन शैल नॉट बी अपीलेबल। अगर कोई ऑर्डर रिजेक्शन का आता है तो वो अपीलेबल नहीं है, बट एन ऑर्डर ग्रांटिंग एन एप्लीकेशन में बी ऑब्जेक्टेड। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑर्डर आया है रिजेक्शन का, वो ऑब्जेक्टेड, उस पर एतराज़ कर सकती है पार्टी टू ऑन द ग्राउंड्स दैट द एप्लीकेशन वॉज। अगर ये ग्राउंड्स हैं जो नीचे दिए गए हैं प्रोविज़ो में ABC में, एक ये कहता है इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ रूल 2। अब प्रोविज़न हमने रूल 2 में क्या पढ़ा कि जो आपकी एप्लीकेशन किन ग्राउंड्स पे होनी चाहिए, यहाँ पे कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, ठीक है, आप उस हिसाब से जो है जज के आगे जाके एप्लीकेशन लेकर। अब आपकी एप्लीकेशन सही थी, इन ग्राउंड्स के हिसाब से थी, रूल 2 के हिसाब से थी, लेकिन क्या किया है कोर्ट ने, फिर भी जो है आपकी एप्लीकेशन जो है कंट्रावेंशन में जाके रूल 2 के रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। तो आप इस रिजेक्शन की अपील में ज़रूर जाएंगे ऑब्जेक्शन रेज करके। प्रोविजो B क्या कहता है, इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ रूल 4। अब क्या है कि आपकी जो एप्लीकेशन आई है, ठीक है, रूल 4 क्या कहता है, वेयर इट अपेयर्स टू द कोर्ट दैट देयर इज़ नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर अ रिव्यू इट शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन, ठीक है। अगर ग्राउंड नहीं मिल रहा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट है। लेकिन जहाँ पे आपके ग्राउंड्स भी सही हैं, नोटिस भी भेजा गया है, ठीक है, नोटिस भी भेजा जा सकता है पार्टी को, लेकिन फिर भी जो है आपकी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा रही है, रूल 4 को फॉलो नहीं किया जा रहा, कोर्ट जो है नोटिस नहीं भेजना चाह रही पार्टी को, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वहाँ पे जो है कोर्ट अपोजिट पार्टी के जो है फेवर में जा रही है, अपोजिट पार्टी में भी जो है रिव्यू में नहीं जाना चाहती, ठीक है। तो इस वजह से आपकी एप्लीकेशन पे जो है कोर्ट सही रिस्पॉन्स नहीं कर रही, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी जो है आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि वाई माई एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड फॉर रिव्यू ऑफ द केस। ओके, नाउ प्रोविजन C, after the expiration of the period of limitation prescribed thereof and without sufficient cause। लिमिटेशन का पीरियड क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है रिव्यू की एप्लीकेशन प्रेजेंट करने के जो टाइम थे 15 दिन था, ठीक है। अब क्या है, उसमें से 13 डेज तो चले आप नहीं है, लेकिन आपको अब याद आया कि 14 जो बाकी 2 दिन बचे आप उसमें जो जाना चाह रहे हैं कोर्ट, ठीक है। लेकिन क्या है 2 दिन जो है ऑफिशियली कोर्ट की कोई छुट्टी है, ठीक है। अब आप 15 दिन के अंदर इसका मतलब नहीं आ सके तो आप 16th डे पे आप जा रहे हैं कोर्ट, तो कोर्ट यहाँ पे कहेंगे कि जो आपका टाइम था लिमिटेशन का आपने उसको फॉलो नहीं किया, तो आप वहाँ पे क्या रीज़न देंगे, यही रीज़न देंगे कि कोर्ट तो ऑफिशियली बंद थी, ठीक है, ये तो संडे का दिन था या फिर ऐसा कोई इवेंट था जिसकी वजह से कोर्ट बंद थी, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो इस ग्राउंड पे अगर आपकी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो आप इसके भी ऑब्जेक्शन रेज करके आप जो है अपील में जा सकते हैं। So, such objection may be taken at once by an appeal from the order granting the application or in any appeal from the final decree order passed or made in the suit। तो इन conditions में जो है जो आपका जो ऑर्डर आया है रिजेक्शन का उसकी अपील में आप जा सकते हैं और अपना केस रिव्यू में चला सकते हैं। चलो, ये जो हमने सब रूल 1 में जो ग्राउंड्स पढ़े उसमें क्या कोर्ट गलत थी, ठीक है। अब जो हम सब रूल 2 पढ़ेंगे आप उसमें देखें क्या डिफरेंस है। वेयर द एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड, जहाँ एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, ठीक है, इन कंसिक्वेंसेस ऑफ द फेलियर ऑफ द एप्लीकेंट, जो
एप्लीकेशन लेके आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेंट। टू अपीयर ही मे अप्लाई फॉर एन ऑर्डर। अब क्या है, उस एप्लीकेंट ने ही कोई गलती की है, ठीक है, वो ही या तो सीरियस नहीं है एप्लीकेशन के साथ, या उसने ही कोई ग्राउंड फॉलो नहीं किया, इस बेस पे जो है एप्लीकेंट की गलती पर अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो अब एप्लीकेंट क्या करेगा, ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू हैव रिजेक्टेड एप्लीकेशन रीस्टोर टू द फाइल। तो वो जो है कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है उसको प्लीज़ रीस्टोर किया जाए, एंड वेयर इट इज़ प्रूव टू द सेटिस्फिकेशन ऑफ द कोर्ट। और जहाँ कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है एप्लीकेंट ने जो रिक्वेस्ट की है, जो एप्लीकेशन भेजी है, कि उसके पास ये सफिशिएंट रीज़न था जिसकी वजह से जब उसने जो है एप्लीकेशन मूव की थी तो किस वजह से उसने जो है मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी, दैट ही वॉज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज फ्रॉम अपेयरिंग व्हेन सच एप्लीकेशन वॉज कॉल्ड ऑन फॉर हेयरिंग। ठीक है, अब क्या उसने मिस्टेक की है, जब उसने एप्लीकेशन मूव कर दी थी अपोजिट पार्टी को कोर्ट ने नोटिस भी भेज दिया था, अब उस एप्लीकेशन की जब हेयरिंग हुई तो उस हेयरिंग पे जो है पार्टी आई नहीं, ठीक है, एप्लीकेंट प्रेजेंट हुआ नहीं कोर्ट में। तो अब एप्लीकेशन देके जब वो प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी। लेकिन अब वो क्यों नहीं आया, हो सकता है उसके पास वाकई कोई सफिशिएंट रीज़न था जिसकी वजह से उसको प्रीवेंट मतलब हालात ऐसे थे जिसकी वजह से वो आ नहीं सका, या फिर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, या फिर छुट्टी थी कोर्ट की, फॉर एग्जांपल ये रीज़न हम कर लें, या फिर कोई भी फ्लड आ गया था, ठीक है, नेचुरल फ्लड, ये डिज़ास्टर्स होते हैं, ठीक है, इन रीजंस की वजह से अगर वो नहीं आ सका, या एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, तो फिर ऐसा कोई सफिशिएंट कॉज की वजह से अगर वो हेयरिंग पे नहीं आ सका तो जो है कोर्ट जो है सफिशिएंट ग्राउंड को मानते हुए उसकी जो है एप्लीकेशन रीस्टोर करेगी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी कि कोर्ट की ही छुट्टी थी, जाहिर सी बात है अब जहाँ जब हेयरिंग होगी तो कोर्ट तो ऑन ही होगी। द कोर्ट शेल ऑर्डर इट टू बी रीस्टोर टू द फाइल अपॉन सच टर्म्स एज टू कॉस्ट और अदरवाइज एज इट थिंग्स फिट एंड शेल अपॉइंट अ डे फॉर हेयरिंग द सेम। अब जब उसकी एप्लीकेशन रीस्टोर हो जाएगी तो फिर कोर्ट दोबारा नया ऑर्डर देगी कि अब डेट फिक्स करेगी कि अब इस डेट पे जो है आपका जो है केस दोबारा रीहेयर किया जाएगा। Sub Rule 3. No order shall be made under Sub Rule 2 unless notice of the application has been served on the opposite party. जब भी कोर्ट दोबारा रिव्यू की एप्लीकेशन को रीस्टोर कर रही है तो वो भी तभी रीस्टोर करने के बाद केस चलाएगी जब अपोजिट पार्टी सक्सेसर को जो है नोटिस भेजेगी। नाउ कम टू द रूल नंबर 8. रजिस्ट्री ऑफ एप्लीकेंट ग्रांटेड एन ऑर्डर फॉर रीहेयरिंग। ठीक है, अब रजिस्ट्री कब होगी एप्लीकेशन की, कैसे, एन ऑर्डर फॉर रीहेयरिंग व्हेन एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज़ ग्रांटेड, जहाँ रिव्यू की एप्लीकेशन ग्रांट की गई है, आर नोट देयर ऑफ शेल बी मेड इन द रजिस्टर। तो फिर क्या होगा, रजिस्टर में जो है नोट जो है मेंशन किया जाएगा कि केस जो है अब रिव्यू में जा रहा है, एंड द कोर्ट में एट वंस रीहेयर द केस और मेक सच ऑर्डर इन रिगार्ड टू द रीहेयरिंग एज इट थिंग्स फिट। तो क्या है, केस एक बार ही रीहेयर होगा, जो रीस्टोर हुआ था एक बार ही उसकी रीहेयरिंग होगी और उसी पे जो है कोर्ट अपना डिसीजन देगी। अच्छा, ये जो रजिस्टर है ये कौन से रजिस्टर की बात की जा रही है कि ये कोर्ट का रजिस्टर होता है। जब भी कोई केस आता है, कोई भी एप्लीकेशन, अपील, कुछ भी आता है तो वो रजिस्टर में जो उसको मेंशन किया जाता है। नाउ कम टू द रूल नंबर 9. बार ऑफ सर्टेन एप्लीकेशन। बार मतलब रोक, कौन सी सर्टेन एप्लीकेशन से जो कोर्ट में नहीं आ सकती। ठीक है, सो रूल 1, सब रूल 1 क्या कहता है, नो एप्लीकेशन टू रिव्यू एन ऑर्डर मेड ऑन एन एप्लीकेशन फॉर अ रिव्यू ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर पास और मेड ऑन अ रिव्यू शैल बी एंटरटेन। यानी कि अगर एक आपकी एप्लीकेशन पे केस पे ऑलरेडी रिव्यू हो चुका है और दोबारा आप रिव्यू के बाद फिर आप रिव्यू में आ रहे हैं तो ऐसी एप्लीकेशंस पे जो है ये कोर्ट बार करता है। ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं है। सब रूल 2, नथिंग इन दिस कोर्ट शेल अप्लाई टू एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। वही जो रिलेवेंट सेक्शन 114 में जो बात की गई कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगी आप उसके रिव्यू में नहीं जा सकते, तो ये वही बात है। सो इट वॉज ऑल अबाउट ऑर्डर 47। थैंक यू।